A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 27 of your book Microeconomics, in that we covered the topic determinants of demand, individual demand as well as market demand. And with the completion of that topic, we were able to know what are the other factors other than price which affects the demand of a commodity. Now after that, in this lecture, that is lecture number 28, we are going to cover the next topic of the chapter, theory of demand. Now law of demand, one of the very important topic. What is law of demand? बेटा law of demand means other thing being equal, सब कुछ इक्वल रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा. क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? इट मीन्स अदर थिंग बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी कब? जब प्राइस आपका डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा. डिमांड इंक्रीज करेगी कब? जब प्राइस डिक्रीज करेगा, और डिमांड डिक्रीज करेगी कब? जब प्राइस आपका इंक्रीज करेगा. इन सिंपल वर्ड्स, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी. दैट इज़ योर लॉ ऑफ डिमांड. ये क्या कहलाता है? दैट इज़ योर लॉ ऑफ डिमांड, कि देर इज़ ऑलवेज द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये टेबल और ग्राफ देखिए बेटा. प्राइस 10 था, 9 हुआ, 8 हुआ, मीन्स प्राइस आपका कम होता चला जा रहा है. तो जब आपका प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, 100, 150, 200. So the graph is also showing the same condition, that when price will increase, demand will decrease. When price will decrease, demand will increase. Now what are the assumptions of law of demand? Law of demand के assumptions क्या क्या होते हैं बेटा? law of demand holds goods when other thing remain the same. जब बाकी चीज़ें सेम रहती हैं तो ये law of demand applicable होता है. मीन्स अदर फैक्टर्स, assumption क्या है? सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, बस देयर विल बी ओनली चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है. नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स, no change in price of related goods, no change in consumers expectations and availability in near future. There should be everything remain constant, only price and demand will change themselves. Now why more of a good is purchased when its price falls, or why does demand curve slope downward? हम ज़्यादा गुड्स को क्यों परचेज करते हैं जब उसका प्राइस फॉल होता है, या डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? सी बेटा, डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू फॉल इन प्राइस. प्राइस में फॉल होने की वजह से डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाई. इट इज़ वन, द फर्स्ट रीज़न इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेटा आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द commodity are consumed, their marginal utility derived from every additional unit must decline. तो वही चीज़ है आपकी कि हम हर एडिशनल यूनिट को परचेज करने के लिए कंज्यूमर विलिंग होता है कम से कम प्राइस देना, इसलिए डिमांड कर्व स्लोज डाउनवर्ड. इनकम इफेक्ट, अगर इनकम इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे भी असर डालती. ठीक है. नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है दैट इट रिफर्स टू सब्स्टिट्यूट ऑफ वन कॉमोडिटी फॉर अदर. जब हम एक कॉमोडिटी को दूसरे कॉमोडिटी के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. एंड साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, आपके जो कंज्यूमर ग्रुप है उसका साइज़ क्या है? इफ़ मोर पीपल आर देयर देन यू हैव टू डिमांड मोर, एंड देन प्राइस विल बी ऑटोमेटिकली लेस. डिफरेंट यूजेस, बहुत सारे यूजेस भी हैं. अगर किसी कॉमोडिटी के ज़्यादा यूजेस होते हैं तो उसका भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. जैसे मिल्क है, with the help of milk you can make butter, you can make cheese, curd, so on.
So if the price of milk reduces, then it will be put to different uses. अगर मिल्क का प्राइस रिड्यूस होगा तो उसके आप डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. अब क्वेश्चन ये आता है, सर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी. सो दो सिचुएशंस आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? नंबर 1, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होता है बेटा? प्रोफेसर वेबलिन ने सर्टेन गुड्स को आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन में रखा. मीन्स ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड तब होती है जब इनका प्राइस हाई होता है. फॉर एग्जांपल डायमंड विल बी एज मोर एंड मोर डायमंड विल बी कॉस्टली, एज मोर एंड मोर डिमांड विल बी देयर. अगर डायमंड कॉस्टली नहीं होगा तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे. सो आपकी एंटीक पेंटिंग्स, कॉस्टली कारपेट्स, पेंटिंग जितनी कॉस्टली होती है उतनी ही ज़्यादा बिकती है. सो दीज आर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. दूसरा गिफन गुड्स. मैंने आपको पिछले लेक्चर में इन्फीरियर गुड्स पढ़ाया था. तो गिफन गुड्स आपके हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने की वजह से दे आर टर्म्ड एज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. एंड योर थर्ड वन इज़ इर्रेशनल जजमेंट. कुछ लोग क्या होते हैं बेटा, किसी भी कमोडिटी को उसके प्राइस से जज करते हैं कि सामान महंगा है तो अच्छा होगा, सामान सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा. सो दिस इज़ द इर्रेशनल जजमेंट, जहाँ आपको क्वालिटी से मतलब ना हो कि यू आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट द क्वांटिटी और द प्राइस. सो ड्यू टू दिस इर्रेशनल जजमेंट, प्राइस कैन नेवर गारंटी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं कर सकता. सो दिस इज़ द कंडीशन वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. सो दीज थ्री आर द पॉइंट विच सेज द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. With this lecture, we are able to understand law of demand, its assumptions, why demand curve slopes downward, and what are the exceptions of law of demand. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.